गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन सार्थक अंक पढ़ रहे हैं भाई। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम देख रहे थे भाई। तो नियम अपन ने 6 देख लिए थे, ठीक है भाई। अब नियम नंबर 7वां होगा। 6 नियम अपन ने कल की क्लास में देख लिए थे। तो नियम नंबर 7 देखो, नियम नंबर 6 था, संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो दशमलव का जो स्थान है वो न्यूनतम दशमलव स्थान वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। अर्थात सार्थक अंक न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या के बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार वो जोड़ और बाकी का था, ये गुणा और भाग का है 7वां नियम। संख्याओं का गुणा या भाग संख्याओं का गुणा या भाग किया जाता है या भाग करने पर प्राप्त परिणामी संख्या में, है ना, करने पर प्राप्त परिणामी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या प्राप्त परिणामी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या के समान होनी चाहिए। सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो, संख्याओं का 1 2 1 2 0 ये है कोई संख्या, 1 2 1 और 0 यहाँ लिखा देता हूँ, चलो छोटा कर देते हैं इसे। और इसको क्या किया जाता है भाई, गुणा कर रहे हैं अपन, और गुणा कर रहे हैं 0.11 से, सॉरी 1 0 लगा देते हैं इसको, 0.1 और 1 से। तो देखो, इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 0.03333120, ठीक है ना, 0.33120 ये प्राप्त होगा, 0.033120, ठीक है। अब देखो, इसमें सार्थक अंकों की संख्या एग्जिट मान निकालेंगे। देखो, सार्थक अंक इसमें कितने हैं भाई। अब इधर मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ दूसरे पेन से, देखो सार्थक, है ना, और अंक। तो इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5। इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं भाई, 3 थोड़ी हैं, 2 ही हैं। सार्थक अंक 2 ही है इस संख्या में, ठीक है। और इधर देखो, इस संख्या में इधर वाला तो गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो सही उत्तर होगा इसका। देखो, इसको क्या करेंगे भाई, सार्थक अंकों की संख्या कितने निकालनी है अपन को, 2। तो इस संख्या को कहाँ तक, यहाँ तक ही गिनेंगे। तो उत्तर आ जाएगा अपने पास में 0.033। और इस संख्या में सार्थक अंक, सार्थक अंक कितना होगा भाई, 2, ठीक है ना। तो उतारें आप इसको, इस नियम को ऐसे कैसे, इस नियम को उतारें ऐसे कैसे।
पानी पी लेता हूँ मैं। अब देखो आगे अब इस संख्या में निकटन करते हैं अपन या असार्थक अंकों को हटाते हैं, ठीक है ना, असार्थक अंकों को हटाने। असार्थक अंकों, एक भाग वाला उदाहरण और दे देते हैं ना, एक भाग वाला उदाहरण और लिखा देता हूँ, रुको 1 मिनट। दो तीन 2 3 1 4 0। अब भाग लगाएंगे इसमें 2 3 4 1 0, इसमें भाग लगाते हैं 3.76, तो इसका भाग लगाएंगे इस संख्या में 2.3140 में 3.76 का भाग लगाते हैं तो 0.61 54 23 ये एक संख्या प्राप्त होती है हमें, भाग लगाते हैं इसमें, तो ठीक है ना। तो देखो इसका भाग लगा करके आप देख लेना, यही संख्या प्राप्त होगी। तो इस संख्या में देखो अब इसमें सार्थक अंक सार्थक अंक 1 2 3 4 5 और इसमें सार्थक अंक 3 और इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब फाइनल उत्तर लिखेंगे इसका, कितने होने चाहिए सार्थक अंक 3, तो 3 तक 0.615, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें सार्थक अंक 3 होंगे भाई, इसमें कितने होंगे सार्थक अंक 3, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी उतार लें और इसके बाद में फिर असार्थक अंकों को हटाने के प्रक्रिया देखेंगे। तो देखो अब असार्थक अंकों को हटाना, अंकों को हटाना। नंबर 1, यदि हटाया जाने वाला अंक, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक हो, हटाया जाने वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो, तो हटाया जाने वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक में, तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया जाता है, उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके, देखो एग्जाम्पल जैसे कोई भी 0.0
5 6 7 ये हो। तो देखो अर्थात ये असार्थक अंकों को हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि सार्थक अंकों की संख्या कम कर रहे हैं। तो देखो ये अगर अपन यहाँ इसके आगे की संख्या को हटाते हैं तो भी सही है, और यहाँ से हटाते हैं तो भी देखो अपन हटा किसको रहे हैं, 7 को। तो देखो 7 इस नियम का फॉलो कर रहा है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसको हटाएंगे, तो इससे पहले वाला अंक ये रहा, तो इसको तो हटा देंगे, इसको तो हटा दिया, और यहाँ क्या जोड़ देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 0.57, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार 6.2573, ठीक है ना। इन दोनों अंकों को हटा रहे हैं अपन, तो हटा किसके रहे हैं, पहले 7 को हटाएंगे तब 3 अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है ना। तो इस संख्या में क्या कर देंगे भाई, 1 जोड़ देंगे, तो 6 2 6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। जिस संख्या को भी हटाएंगे उस संख्या को, जैसे 9.95807 अब हटा दशमलव के बाद में 2 अंकों तक अपन मान निकालते हैं। तो देखो जैसे आपको इसे कि इसको उठाएंगे तो कुछ परिवर्तन, इसको उठाएंगे तो इसमें 1 जुड़ेगा, और यहाँ से इसको उठा देंगे तो ये पीछे वाली संख्याएं अपने आप ही हट जाएंगी भी, है ना। जैसे 8 को उठाएंगे तो 8 के बाद में जो भी संख्याएं हैं वो अपने आप ही हट जाएंगी इधर। तो देखो 9.96 ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसके स्थान पर इसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है ना, प्लस का 1 यहाँ जुड़ा तब। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये साधारण सा नियम है, तो इसको आप उतार लें। अब देखो आगे का नियम नंबर 2, यदि हटाए जाने वाला अंक, यदि हटाया जाने वाला अंक, हटाया जाने वाला अंक, हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो, 5 से कम हो, तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से क्या हो, कम हो, तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखो कैसे, हटा किसको रहे हैं अपन, इसको उठा रहे हैं, तो देखो ये कितना है, 5 से कम, तो ये क्या हो जाएगा 3.03, ठीक है, यही रहेगा। इसी प्रकार अठा इसको रहे हैं, तो इससे ये क्या है भाई, 5 से कम है, और 5 से कम है तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा पहले वाले अंक में, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको 6 2 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद में इसको उठा रहे हैं भाई,
तो इसको उठा रहे हैं तो ये पीछे वाला अपने आप ही हटेगा, तो 705 ये हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3। इसमें भी 3 और इसमें 3। ठीक है ना, तो सार्थक अंक की संख्या भी कम हो गई। इस प्रकार और देख सकते हैं अपना एग्जाम्पल, तो आप पहले इनको उतार लें। ठीक है भाई, आगे है देखो तीसरा, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 या 5 से अधिक 5 या 5 से अधिक है, हटाया जाने वाला अंक 5 या 5 से अधिक है, लेकिन उससे पहले वाला अंक सम संख्या में है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, अठा किसको रहे हैं भाई? इसको। तो देखो सम संख्या में 6, तो 3.46 यही होगा। इसी प्रकार 6.0222285 अठा किसको रहे हैं भाई? इसको। तो देखो 6.022 यही होगा, क्योंकि इसको उठा रहे हैं तो ये एक सम संख्या में है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार इसको उठा रहे हैं तो 4 सम संख्या में है, तो 7.04 कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें सार्थक अंक 3 और इसमें सार्थक अंक 4, इसमें सार्थक अंक 3। ठीक है ना, तो इसको उतार लें। नियम अब देखो, यदि चौथा नंबर है, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 या 5 से अधिक है, लेकिन 5 या 5 से अधिक है, लेकिन उससे
पहले वाला अंक विषम संख्या है तो या विषम अंक है, ठीक है ना, विषम अंक है तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है। तो उसमें एक क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार देखो 6.03 इसमें इसको उठा रहे हैं, ठीक है, उठाए जाने वाला अंक ये रहा। तो क्या करेंगे भाई 6.04, क्योंकि ये विषम संख्या में है 3, ठीक है ना। इसी प्रकार 7.8567 हटा किसको रहे हैं इसको, तो 7.86, ठीक है ना। 9.1780 28 को रहे हैं, तो देखो 9.18 सार्थक अंक तीनों में कितने हैं भाई, सार्थक अंक बराबर 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, ठीक है, उतार लेंगे। यह सार्थक अंकों को हटाने का तरीका बता दिया है मैंने। हाँ भाई, अब ये अपना सार्थक अंक का पॉइंट तो पूरा हो गया है भाई। अब नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे इसमें। अब इस सार्थक अंक पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो आपकी बुक में हैं, वो मैंने आपको एग्जाम्पल काफ़ी सारे दे करके बता दिए हैं, तो उनमें वो किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं, कर लेना आप। वैज्ञानिक संकेतन पर इस पर 2-3 प्रश्न हैं, तो वो आप आराम से कर लेना, ठीक है ना। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है ना, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, ये जो टॉपिक हैं ये सारे एग्रीकल्चर वालों के भी सेम चलते हैं भैया ना। तो एग्रीकल्चर वाले कहीं ये नहीं लिख देना कि भाई यहाँ रसायन विज्ञान लिख रखा है तो वो कंफ्यूज हो जाएं। कृषि रसायन में भी चलता है ये टॉपिक, कॉमन टॉपिक है, इसलिए ये मैंने कॉमन टॉपिक चालू कर रखा है। तो और उनके भी वही पहले ही पार्ट में चलते हैं ना, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अपनी किताब का नाम नहीं लिखा ऊपर, है ना। तो देखो रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियमों में पहला जो नियम है वो पढ़ते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका मैंने एग्जाम्पल आपको पहली क्लास में भी दे करके बताया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ये नियम 1789 के अंतर्गत दिया गया था भाई, देने वाला सन 1789 में, और एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने दिया था।
जिसने तत्व की परिभाषा बताई थी, है ना, तत्व की खोज की थी रॉबर्ट बॉयल ने और परिभाषा दी थी एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने। तो देखो एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम देता है, तो उस समय ये कहता है कि भाई द्रव्यमान कोई भी जब पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, अर्थात किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके दौरान द्रव्यमान क्या रहता है भाई, बदलता नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा और ठीक है ना, रंग रूप बदल जाएगा, संगठन बदल सकता है उसका, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान जितना था उसके बाद में उतना ही रहेगा। चाहे से आप किसी लकड़ी को जलाओ, जलाने पर उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जलाने से पहले लकड़ी को तोल लो आप कि उसमें इतना वजन है, और उसके बाद में जलाने के बाद में उसकी राख बनती है, गैस निकल जाती है, उस गैस का भार, राख का भार, वो टोटल करो उस लकड़ी के भार के बराबर होगा, ठीक है ना। तो जलाने कोई भी पदार्थ होता है, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था अभिक्रिया के बाद में भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कि क्या होता है भाई, बराबर होता है। क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान को बदला नहीं जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। जितना द्रव्यमान क्रियाकारकों का था उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी है। इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब दिया गया, 1789 में। किसके द्वारा दिया गया, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए यानी ए.एल. लवाइजिए द्वारा दिया गया। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिस प्रकार से आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ा होगा, ऊर्जा भी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड की संरक्षित रहती है भाई। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखो एग्जाम्पल देकर के बताता हूं मैं। एग्जाम्पल है CaCO3। इसका अगर अपन विघटन करते हैं, गर्म करते हैं इसे, तो ये CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो देखो पहले कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो द्रव्यमान होता है देखो 40 गुणा 1, कैल्शियम का 40 होता है एक परमाणु का, परमाणु 1 है इंटू 1 से गुणा कर दिया, प्लस कार्बन के एक परमाणु का 12 होता है इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16 इंटू 3, तो कितना हुआ भाई 40 प्लस 12 प्लस 16 थी 48,
तो ये हो गया कितना 48 और 12 60, और 60 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 100। ठीक है, तो इधर कितना आया अपने पास में 100। इधर देखते हैं, देखो इसका कैल्शियम का 40 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 1, तो इसका कितना आया भाई 40 और 16 56, 40 और 16 56, और इसका 12 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 2, तो इसका कितना आया 12, और 16 दूना 32 कितना आया भाई 12, और 16 दूना 32 तो 44 हो गया, और 44 को और इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आया भाई वही 100। अर्थात अभिक्रिया से पहले ये था और अभिक्रिया के बाद में ये बन रहा है, तो द्रव्यमान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। द्रव्यमान जो अभिक्रिया के पहले था, यानी ग्राम में इंगित कर देंगे इसे, द्रव्यमान जो अभिक्रिया के पहले था वही बाद में है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। तो आप टॉपिक डालेंगे रासायनिक संयोजन के नियम, और नियम में पहला टॉपिक डालेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसमें लिखेंगे यह नियम यह नियम 1789 में एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए द्वारा दिया गया, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए द्वारा दिया गया। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान ठीक है ना, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान या उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है ना, अब लिखेंगे इसमें नीचे अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। ठीक है भाई, नीचे की लाइन में लिखेंगे द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल उतार लें, एक बार ये एग्जाम्पल उतार लें, फिर दूसरा एग्जाम्पल और दे करके मैं बता देता हूँ। जैसे अमोनिया का संश्लेषण, देखो अमोनिया का जो संश्लेषण होता है वो होता है N2 + H2
NH3, ये है अमोनिया का सूत्र NH3। संतुलित कर लेंगे इस समीकरण को, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार से बता दिया था मैंने आपको संतुलित करना। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखो ये तो है क्रियाकारक दोनों, और ये है उत्पाद। इसमें देखो नाइट्रोजन का देखेंगे 14 × 2, तो कितना हुआ भाई? 14 × 2 बराबर 28, या नीचे लिख देंगे 28। और इसका 3 × 2 × 1, सॉरी 3 × 2 है ना, और इंटू 1। एक इसका हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1 होता है ना, तो 3 परमाणु तो ये रहे, 3 दूनी 6 हो गए ना, तो इसका कितना हुआ भाई? 6। तो इसका तो 28 हो गया और इसका 6 आ गया। टोटल कितना हुआ दोनों का? दोनों को जोड़ा तो 34। दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 34। इधर देखते हैं भी, 2 गुणा 14 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 3, तो देखो कितना हुआ? 2 गुणा 14 और 3 17, तो कितना आया भाई? 34। तो देखो क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान 34 था। ठीक है, 34 अपन ग्राम में लिख देते हैं भैया ना, ग्राम में मान लेते हैं। तो 34 ग्राम था, और बाद में भी कितना आया? 34। उत्पाद का भी कुल द्रव्यमान 34 ग्राम आ रहा है, क्रियाकारकों का भी कुल द्रव्यमान 34 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसलिए ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक चीज ये भी बताता है कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। यदि ये इस नियम पर आधारित कोई अभिक्रिया है तो संतुलन अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा उसे, और संतुलित करके संतुलित रासायनिक समीकरणों पर ही लागू होता है ये नियम, असंतुलित समीकरणों पर नहीं होता है भैया, है ना। तो इस समीकरण को उतार करके इस उदाहरण को उतारें। तो ये था, और एग्जाम्पल दे देते हैं भाई। इसका प्रायोगिक सत्यापन भी बता सकते हैं भाई, है ना। तो प्रायोगिक सत्यापन के लिए तो इतना ज़रूरत है नहीं आपको, आप आराम से ऐसे भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। देखो और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे C+O2 यानी कार्बन का दहन, कार्बन का दहन समीकरण है C+O2, तो ये बन रहा है CO2। ठीक है, समीकरण संतुलित है। तो देखो यहाँ इसका 12 × 1 बराबर कितना आया भाई? 12। 16 × 2 बराबर कितना आया? 32। 12 कहाँ से आया? कार्बन का परमाणु भार होता है एक परमाणु का 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ठीक है ना। तो 12 और 16 दूना 32, टोटल कितना हुआ भाई? ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ा तो कितना आया भाई? 44 ग्राम। इधर का इसको जोड़ेंगे, देखो इसको करेंगे 12 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 2 बराबर वही 44, वही आएगा भाई 44। 16 दूना 32 और 12 44। तो क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान देखो बराबर है, इसलिए ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल एक्यूरेट सही है। ठीक है ना। और रासायनिक संयोजन के नियमों में पहला ही नियम है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप इस समीकरण को भी उतार लें।
अब देखो, रासायनिक संयोजन का नियम अपन ने देख लिया है। सार्थक अंकों के बारे में जो बचे हुए नियम थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। असार्थक अंकों को हटाने का तरीका देख लिया है अपन ने इस क्लास के अंदर। और रासायनिक संयोजन का जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका अपन ने अध्ययन किया है इसके बारे में इस क्लास के अंदर। और आगे रासायनिक संयोजन का जो नेक्स्ट नियम है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।